Hello everyone, welcome to Move the Study. This is the part 2 from chapter 9. एक्सक्रीटरी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं और उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिएगा ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ सके. राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है बच्चों को क्या है, वो नेफ्रॉन है. तो यहाँ जो आपको ये ब्लू कलर में और रेड कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द नेफ्रॉन. ये एक नेफ्रॉन है. इसी तरह से हमारी किडनी में जो हमारी किडनी है वो पूरा बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर के बनी हुई है. तो इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, जिसमें ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. अब हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन जो है, जो हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी में बनता है. तो फिजियोलॉजी क्या है यूरिन फॉर्मेशन की, 3 स्टेप्स में ये काम होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब जो छनता है खून हमारा उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जब कुछ और ज़्यादा फिल्ट्रेट जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में छन जाते हैं तो वो रीअब्जॉर्ब होते हैं या कुछ सिक्रीशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. उसके बाद होता है ट्यूबुलर, नॉट टैबुलर. ट्यूबुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि कलेक्टिंग ट्यूब्स जो होते हैं उनमें फिर से सिक्रीशन भी होता है कुछ चीज़ों का जो वेस्ट में जाता है, जो मतलब एक्स्ट्रा होता है और छन नहीं पाता है तो वो बाद में सिक्रीट आउट होता है. तो ये तीनों प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जो यूरिन है वो फॉर्म होता है हमारी बॉडी में. तो डिटेल में पढ़ लेते हैं. सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो आप ये तो पिछले ही वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मालपीगियन जो कैप्सूल है उसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस. तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें होता है. द बोवन कैप्सूल ऑफ किडनी एक्ट एज अ अल्ट्रा फिल्टर्स. तो यहाँ पे जो आप ये यू शेप देख रहे हो, ये अल्ट्रा फिल्टर के जैसा काम करता है. और जो रेड कलर का सर से स्ट्रक्चर जो आ रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये आर्टियोल्स है ना. पिछले वीडियो में अगर पढ़ा होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कि ये जो इधर से आ रही है ये ब्रांच आर्टरी है और यहाँ पे आके ये कैपिलरीज़ में गुच्छा बना लेती है, नॉड बना लेती है. फिर यहीं पे ही यही जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसी में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. इसीलिए बोमेन कैप्सूल को क्या कहा जा रहा है, अल्ट्रा फिल्टर कहा जा रहा है. यहीं पर छनता है. दे लाई इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ग्लोमेरुलस. अब जो ग्लोमेरुलस क्या है, जो गुच्छा बना हुआ है, जो नॉट है रेड कलर की, वो ग्लोमेरुलस है. ठीक है, तो वो ग्लोमेरुलस के साथ क्लोजली कांटेक्ट में होता है. एंडोथीलियल लेयर ऑफ कैपिलरीज. अब जो कैपिलरी की लेयर है वो एंडोथीलियर की बनी हुई है. एंड एपिथीलियर लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल आर 1 सेल थिक. तो ये दोनों क्या है, एक ही सेल की बनी हुई होती है, सिंगल सेल से बनी हुई होती हैं और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं. राइट, ओके. अब आगे देखिए, द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल, मतलब जहाँ से ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द इफरेंट. तो मतलब आगे जब ब्लड जाता है तो उसका डायमीटर कम हो जाता है. देयरफॉर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज़ हायर. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो जो नॉट जैसा स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे जब ब्लड आता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उस हाई प्रेशर की वजह से बोमन्स कैप्सूल में जो छन करके फिल्ट्रेट होते हैं वो आ जाते हैं. द वाटर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा डिफ्यूज़ आउट. मतलब जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर, वो ब्लड प्लाज्मा से छन के बाहर आ जाते हैं. कहाँ आ जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं. और इसी प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसके ऊपर जो डायग्राम था ये वाला, तो यहाँ से देखो जब ब्लड आ रहा है तो इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है. फिर जब ये अंदर आता है तो इफरेंट का जो डायमीटर है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है यहाँ पे. तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वाटर और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड में से निकल करके, ये वाला जो येलो पार्ट है ये बोमन्स कैप्सूल है, वो ब्लड से निकल करके इसमें आ जाते हैं फिल्ट्रेट के फॉर्म में. और इसी प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम
ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेज दैट आर डिजॉल्व इन प्लाज्मा, देखो ब्लड सेल को छोड़ के बाकी के जो भी सब्सटेंस प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि यूरिया है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, वाइटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है, और भी जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सब छन के बाहर आ जाते हैं। दिस फिल्ट्रेट फ्लूइड, अब जो वो छना हुआ एक फ्लूइड बाहर आया है उसको कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है, जो बोमन्स कैप्सूल में आ जाता है उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। इन मैन अबाउट 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, मतलब हम लोग एक दिन में, ठीक है, पर डे 180 लीटर ये फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में बनता रहता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड छनता रहता है, तभी तो हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली हो रहा है जिसके थ्रू जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर की तरफ रिमूव्ड एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये हो गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कि मालपिगियन बॉडी में होता है। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल का रोल उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्क कर सकूँ। सेकेंड हमारा आता है प्रोसेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कुछ चीज़ों का वापस से वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, वापस उसमें चली जाती हैं ब्लड स्ट्रीम में। एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और रीनल ट्यूब जो है उनमें भी उस कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो अब हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। All right, during ultrafiltration, even those substances which are necessary for the body diffuse out of into the nephric filtrate, मतलब जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है तो वो सब्सटेंसेस जो बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है वो भी छन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के वक्त जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म अराउंड द PCT एंड DCT। अब देखो ये रीअब्जॉर्ब कैसे होते हैं, अगर ये ऊपर वाला डायग्राम देखोगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो, तो एक जो यहाँ पे रेड कलर की आपको वेन्स दिख रही हैं, ये एक नेटवर्क बनाई होती हैं, तो इन्हीं में ये वापस से चले जाते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर की वेन्स हैं, तो ये जो ब्लू वाले से जब ये PCT और DCT में जा रहा होता है फिल्ट्रेट, तो रेड वाले में वापस से क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और सिक्रीशन भी इसी तरह से होता है, जो डिसिक्रेशन अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वापस से जो ये नेटवर्क्स बने हुए हैं वेन्स के, नेफ्रॉन्स के अराउंड, उसमें क्या होते हैं, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और PCT DCT हेनलेस लूप आप जानते ही हो क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि PCT में, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये जो सबसे पहला वाला इस तरह का ये जो यहाँ से बन के आ रहा है, ये है आपका PCT। तो इसमें क्या होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो आप देखो रेड कलर की वेन्स उसको चारों तरफ से घेरी हुई हैं, तो वहीं पे ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, वापस से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर पानी। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि PCT DCT या हेनलेस लूप में कहाँ पे क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है स्पेसिफिकली। तो मोस्ट ऑफ द वाटर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ग्लूकोज, सारे अमीनो एसिड एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं PCT में। याद रखना, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड ब्लड में वापस चले जाते हैं प्री ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो मतलब जो वेन्स वगैरह आगे डिवाइड होकर कैपिलरी नेटवर्क्स बना के रखती हैं, उसमें वो वापस से चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेनलेस लूप। देखो PCT के बाद हेनलेस लूप आता है, ये जो यू कलर का असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप है, इसमें भी देखो जाल जैसा बना हुआ है वेन्स का, तो यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे क्या, वाटर और कुछ सोडियम आयंस जो हैं वो ही अब्जॉर्ब होते हैं हेनलेस लूप में। याद रखना, वाटर एंड सोडियम आयंस फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट वो हेनलेस लूप में क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है DCT वाला, मतलब उसके आगे मतलब हेनले लूप के आगे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है वो है आपका DCT। अब जो क्लोराइड आयन है और वाटर वो DCT में होता है। सो इन द एंड 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट चेंज इनटू, तो क्या होता है, जो 180 वहाँ पे था लीटर फिल्ट्रेट जो बना था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे में। मतलब ये सारा होने के बाद जो 180 लीटर
आपका एक दिन में फिल्ट्रेट किडनी में क्षमता है वो फिर रीअब्जॉर्ब होते होते 1 से 1.5 लीटर यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब उस यूरिन में क्या बचता है, यूरिया होता है, वाटर होता है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैब्यूलर सिक्रीशन है, कुछ चीज़ें और सिक्रीट होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे वो क्या है। तो ये कहाँ होता है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लेफ्ट इन द ब्लड ऑफ प्री ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब जो कुछ चीज़ें ब्लड की कैपिलरीज में रह गई थी वो अब वापस से सिक्रीट होती हैं, किस में होती हैं, जो फिल्ट्रेट है उसमें, इनटू द नेफ्रिक फिल्ट्रेट, मतलब बॉडी के वेस्ट में, मतलब अभी कुछ ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, जो छनी नहीं है, वो वापस से सिक्रीट होती हैं किस में, फिल्ट्रेट में, थ्रू द वॉल ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय डिफ्यूजन। और वो कैसे डीसीटी के अंदर जाती हैं, जो उसकी वॉल है उसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन का प्रोसेस आप लोग पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये सारी चीज़ें। तो क्रेटिनाइन, हिप्योरिक एसिड, पोटेशियम एक्सेट्रा आर सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड। तो ये क्रेटिनाइन एंड हिप्योरिक एसिड, पोटेशियम और भी कुछ आयंस होते हैं जो कि ब्लड से नेफ्रिक फिल्ट्रेट में सिक्रीट होते हैं, जिसको हम कहते हैं टैब्यूलर सिक्रेशन, जो कि आपका डीसीटी में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी। यहाँ पे ये पूरा जो डायग्राम बना है 9.6 में, इसमें पूरा दिखाया जा रहा है कि ये प्रोसेस पूरा होता कैसे है। तो आप देखो, रीनल आर्टरी से ब्लड ने एंट्री करी, ग्लोमेरुलस में छना और ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन गया। अब वो ब्लड तो वापस चला गया, यहाँ से इधर से चला गया। अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट इसमें जाता है, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट पहले पीसीटी में जा रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें उसकी रीअब्जॉर्ब हो रही हैं वो होगी। फिर ये लूप ऑफ हेनले आ गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप। फिर ये डीसीटी आ गया। उसके बाद ये आपका आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से आपका जो यूरिन है फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये डायग्राम को एक बार आप अच्छे से देख लो। और वेन्स हैं जो देखो उसमें चारों तरफ घेरी रहती हैं ताकि रीअब्जॉर्प्शन और रिसिक्रीशन जो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस, फिर उसके बाद टैब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। hemostasis in action, the kidney, the excretory system expels the waste and regulate the salt and water balance। अब देखो वाटर बैलेंस, किडनी का क्या काम है कि ये हमारी बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है, क्योंकि ये सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। और नीचे पूरा डायग्राम दिया हुआ है जो हमने पढ़ ही लिया है कि किस तरह से टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में वो मेंटेन हो रहे हैं, सॉल्ट और वाटर का जो कंसनट्रेशन है वो मेंटेन होता है। तो ये हो गया आपका पूरा फिजियोलॉजी के बारे में। अब देख लो फंक्शंस जो है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है। बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रिसीव करता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, वाटर, इसको याद कर लेना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करता है। हेनलेज लूप, वाटर और सोडियम आयन को, ये सब अभी हम पढ़ के आए हैं। डीसीटी सिक्रीशन करता है और रीअब्जॉर्प्शन भी करता है, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं डीसीटी की, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो अब आपका क्या है, जो यूरिन है बॉडी में वो बन गया है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, किडनी में बन गया है, किडनी के थ्रू फिर क्या होगा, यूरेटर से वो किस में आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। फिर उसके बाद जब आपको अर्ज होती है यूरिनेट करने की, आप यूरिन पास आउट कर देते हो। तो यूरिन के बारे में पढ़ लेते हैं। द अडल्ट ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट, एवरेज हम 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन है वो 24 घंटे में अपनी बॉडी से निकाल देते हैं फ्रेशली। जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे, ऑल राइट। तो जो 1 से 1.5 लीटर होता है 24 आवर में। एंड फ्रेशली अवॉइडेड यूरिन जो है वो यूजुअली क्लियर होता है, मतलब जो फ्रेशली एक्सक्रीटेड है, रिमूव्ड है, वो आपका क्लियर होता है, स्ट्रॉ कलर और एम्बर हो सकता है, लाइक पेल कलर। इट कलर इज़ ड्यू टू द पिगमेंट, और जो ये हल्का सा कलर होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट जो उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको यूरोक्रोम कहा जाता है। एंड वो 95% उसमें वाटर होता है और 5% डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। यूरिन ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट, जो एक डायबिटिक पेशेंट का यूरिन है उसमें ग्लूकोज रिलीज आउट होता है बॉडी से। अदर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन जैसे प्रोटीन, एसीटोन, वाइटामिन एंड अदर और एबनॉर्मल पिगमेंट्स, ये सारे जो
कुछ डिफेक्ट होता है बॉडी में, तब ये सारी चीज़ें आपके यूरिन में प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूरिनेशन और मिक्सचरेशन का मतलब क्या है, मतलब वॉइडिंग, जब आप यूरिन को पास कर रहे हो अपनी बॉडी से उसको कहते हैं यूरिनेट करना, उस प्रोसेस को यूरिनेशन कहते हैं या मिक्सचरेशन कहते हैं। व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज़ फिल, मतलब जब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरह से फिल हो जाता है तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है जो वॉलेंट्री सिग्नल है, दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेच रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल थी, आपने पढ़ा होगा, जो स्लिट और स्पिंस्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं। दीज सेंसरी इम्पल्स आर सेंड टू द नर्वस सिस्टम, वो आपके नर्वस सिस्टम में जाता है। फ्रॉम नर्वस सिस्टम फिर उसका रिस्पॉन्स आता है मोटर इम्पल्स के थ्रू, और आप क्या करते हो, फिर यूरिनेट कर देते हो। दे कॉज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड जो यूरेथ्रल स्पिंस्टर है वो रिलैक्स करता है और बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। अब यहाँ पे देखो कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है नॉर्मल यूरिन का, वाटर कितना होता है, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चेक पॉइंट 2 देख लेते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहाँ बनता है, तो आपको पता है जो बोमन्स कैप्सूल है वहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज़ एसोसिएटेड विद द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, तो ये आप बताओगे। अभी मैंने चार्ट में भी ऊपर बताया था कि कहाँ पे ग्लूकोज और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है नेफ्रॉन में, तो ये अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसके आंसर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबको पता है क्या है, जो ब्लड छन रहा है दैट इज़ कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड देन व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, तो आपको पता है जो फिल्ट्रेशन है, ब्लड का फिल्टर करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना, वही आपका किडनी का मेन फंक्शन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है, जो ब्लड से फिल्ट्रेट छन करके ग्लोमेरुलस में आता है, वो उसमें आता है बोमन्स कैप्सूल में, उसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलस का रोल क्या है, उसका रोल है ब्लड को फिल्टर आउट कर देना, राइट। एंड हाउ डज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिफ़र फ्रॉम यूरिन, यूरिन से इसलिए डिफ़र करता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब आयंस और वाटर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और यूरिन वहाँ तक के पहुँचते पहुँचते काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रीअब्जॉर्ब्ड और सिक्रीट हो जाती हैं, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो अलग है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि यूरिन में 95% वाटर है और 5% डिज़ोल्व कुछ चीज़ें होती हैं, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आप जानते हो। सो उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऑल राइट, चेक पॉइंट 2 तक के हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट की। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ यूरिन वॉल्यूम, राइट। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो यूरिन आउटपुट है उसको कंट्रोल करती हैं, तो हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं। वॉल्यूम्स ऑफ यूरिन फॉर्म इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 हार्मोन्स, मतलब 2 हार्मोन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन, राइट। ये दोनों हार्मोन्स आपके जो यूरिन फॉर्मेशन होता है आपकी बॉडी में उसको कंट्रोल करते हैं। नॉलेज डेस्क देख लीजिए। सब्सटेंसेज दैट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ यूरिन वॉल्यूम आर कॉल्ड डायूरेटिक्स, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल एक्सेट्रा आर डायूरेटिक सब्सटेंसेज, मतलब ऐसे सब्सटेंसेज जिसको कंज्यूम करने से आपका जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाता है, वो है टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सभी डायूरेटिक सब्सटेंसेज होते हैं जो आपको यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे जो आपका यूरिन फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच भी कहा जाता है, ये पोस्टीरियर लूब जो पिट्यूटरी का है, आपने क्लास 8 में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा। जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर पोस्टीरियर लूब्स होते हैं उसमें, तो पोस्टीरियर लूब जो है पिट्यूटरी का उससे सिक्रीट होता है। इसका काम देखो क्या है कि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ब्लड में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम ये है। व्हेन ब्लड प्लाज्मा इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जब ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेटेड है, मोर एडीएच इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो वाटर है वो उसका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो जब ब्लड जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो ज़्यादा एडीएच सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट इंक्रीजेज द पर्मेबिलिटी ऑफ द वॉल ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। तो उसके वजह से क्या होता है कि डीसीटी जो है, रीनल ट्यूब्यूल, उनकी वॉल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। एक्सचेंज जो है वो, जो एक्सचेंज हो रहा है वो बढ़ जाता है।
एंड मोर वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब। और जो फिल्ट्रेट है, जो छन गया है, उसमें से ज़्यादा पानी वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। द यूरिन एक्सक्रीटेड इज़ लेस इन क्वांटिटी एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। और जो यूरिन फिर जो एक्सक्रीट आउट होता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और वो कैसा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है। वेन ब्लड कंटेन मोर वाटर। अब जब ब्लड जो है वो पतला है, इसका मतलब ये है कि उसमें ADH जो है वो कम सिक्रीट हुआ है एंड कम वाटर क्या है, वो रीअब्जॉर्ब हुआ है। द यूरिन प्रोड्यूसेस मोर एंड डाइल्यूट। तो इस केस में जो यूरिन बनता है वो ज़्यादा होता है और वो डाइल्यूट होता है, पतला होता है। इस कंडीशन को कहते हैं डाययूरेसिस, राइट। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डाययूरेसिस। एंटी डायरेटिक हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम आ जाते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या है, ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें बार बार आपको यूरिनेट करने की अर्ज होती है, राइट। इट इज़ अ कंडीशन जब आपको एक्सेसिव यूरिनेशन लगेगा, जिसको हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं, बार बार आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ कॉज ड्यू द डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन कॉल्ड वैसोपेरेसिन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ADH जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कैरेक्टराइज बाई, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा एंड जो यूरिनेशन होगा वो ज़्यादा मतलब डाइल्यूट होगा। अभी हम लोगों ने बात करी ना कि ब्लड क्या है, उसमें वाटर ज़्यादा है, ADH कम सिक्रीट हो रहा है, तो जो जो यूरिन होगा वो पतला होगा और ज़्यादा होगा, तो लार्ज वॉल्यूम होगा। आपकी प्यास आपको ज़्यादा लगती है डायबिटीज़ के केस में एंड इट लीड्स टू फटीग, थकान, कन्फ्यूज़न होना, हल्कापन लगना दिमाग में और स्किन का बहुत ज़्यादा क्रैक होना। ये सभी आपके सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। ओके। फिर दूसरा हार्मोन है आपका एल्डोस्टेरॉन। तो ये जो है जो किडनी के ऊपर एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड है, उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन से सिक्रीट होता है। ये सोडियम और पोटाशियम का जो आयन है, राइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है एंड ब्लड में बाय प्रमोटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, जो इसी का रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है बाय द DCT। मतलब जो ये आपका कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स है वहाँ से उसका रीअब्जॉर्प्शन को ये प्रमोट करता है। इधर आ जाइए, वेरिएशन इन यूरिन वॉल्यूम। अंडर नॉर्मल कंडीशन एक हेल्दी पर्सन 1 से 1.5 लीटर तक के यूरिन उसकी बॉडी में बनता है और ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो घट और बढ़ सकता है। हाई प्रोटीन डाइट होगी तो आपका यूरिन ज़्यादा यूरिनेट आप करेंगे। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल लेंगे तो वो भी आपका यूरिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। और वॉल्यूम ऑफ जो यूरिन है वो जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा यूरिनेट करेंगे। यूरिन आउटपुट दिन के वक्त ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द नाइट, क्योंकि जो एट्रियल प्रेशर होता है, आर्टरीज का जो प्रेशर होता है वो रात में कम हो जाता है। ड्यूरिंग समर जब टेम्परेचर हाई होता है और बॉडी में पानी जो है वो बॉडी से कम हो रहा होता है स्वेट के फॉर्म में, तो हमारा जो यूरिन है वो लेस मतलब कम हो जाता है और थिक हो जाता है। ठीक है, आपने ये चीज़ें आपने खुद ऑब्जर्व करी होंगी। और वही उल्टा होता है यूरिन आउटपुट विंटर में। क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से वाटर का लॉस नहीं हो रहा होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन की अर्ज होती है विंटर्स में। एंड जो लोग फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं वो उनकी बॉडी से ज़्यादा पानी लूज़ आउट हो जाता है स्वेटिंग और फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से, स्वेटिंग के थ्रू, इसलिए उनकी बॉडी का जो यूरिन का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ अदर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन के अलावा हमारी किडनी क्या काम करती है, तो ये वाटर बैलेंस, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस बॉडी में मेंटेन करना, एसिड बेस का बैलेंस। तो सबसे पहले और क्या करता है ये, एलिमिनेट द अबनॉर्मल प्रोडक्ट्स, और बॉडी में जो फर्जी की चीज़ें हैं उनको बॉडी के बाहर निकालने का भी काम है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि वाटर और सॉल्ट का कंटेंट ब्लड में और बॉडी फ्लूइड में मेंटेन करने का जो ये तरीका है, उसी पूरे प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। किडनी क्या करती है, जब वो while removing urea from the blood regulate the salt content as well as the volume of the blood। मतलब जब ये सारा रिमूवल का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके साथ साथ बाकी की भी जो चीज़ें हैं, सॉल्ट और वाटर का लेवल और बॉडी फ्लूइड, इन सब का जो लेवल है वो मेंटेन करके रखता है। तो वो क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। अब देखो रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट में क्या है, इन केस NaCl कंटेंट इन ब्लड गोज डाउन, मानो अगर ये कम हो गया, किडनी प्रोड्यूसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइपोटोनिक
यूरिन, तो क्या होता है कि जो किडनी क्या करेगी, जो यूरिन बनेगा वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइपोटोनिक होगा। बाय लूजिंग मोर वाटर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ब्लड इज स्टोर। तो अब वो जब पानी क्या होगा कि जो ब्लड में सॉल्ट का कंटेंट लूज़ हुआ था वो रीस्टोर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसका उल्टा होगा कि जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वह हाइपरटोनिक होगा, ताकि जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो क्या हो, यूरिन में चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, जो सॉल्ट कंटेंट है उसको बैलेंस करके रखता है। अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफ़र कर करके हाइपो से हाइपो हो गया, एक्सचेंज हो गया, फिर अगर उसका उल्टा हो गया तो हाइपर हुआ कॉन्सेंट्रेशन, ताकि डिफ्यूजन आराम से हो सके। Regulation of blood volume. Whenever there are chances of decrease in blood volume, either due to blood loss by hemorrhage or due to the excessive loss of water in diarrhea and vomiting, to restore blood volume, kidney reabsorb almost whole of water from the nephric filtrate. ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हुई और उसके वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो किडनी क्या करती है, नेफ्रेटिक फिल्ट्रेट में जितना पानी है उसको वापस से अब्जॉर्ब कर लेती है एंड कोई भी यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑन द अदर साइड दिस में राइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इन बॉडी विच मे प्रूव टू फॉटल। ठीक है, अब इसकी वजह से ये भी हो सकता है, तो हमें इसीलिए वाटर का इनटेक बढ़ाना होता है अगर हम बीमार होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। देयरफॉर इन केस ऑफ कॉलरा एंड डायरिया, ग्लूकोज सेलाइन डिप और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, इसीलिए हम लोग वो पीते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉल वगैरह दिया जाता है जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, ताकि जो आपकी बॉडी में ये सॉल्ट सॉल्यूशन का कंटेंट कम हो गया है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लो और ये सारे जो सॉल्ट आयन है वो बैलेंस हो जाए। दिस रिस्टोर द सॉल्ट कंटेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंड प्रिवेंट द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, ताकि हमारी बॉडी में यूरिया जमा ना हो, जिसकी वजह से आपको मीन्स इट कैन लीड टू द डेथ ऑल्सो, राइट। फिर उसके बाद है एसिड बेस का बैलेंस कैसे मेंटेन करती है, तो जो वॉल है डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल की, वो H+ आयन को अब्जॉर्ब करते हैं एंड NH4- आयन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ब्लड टू द ट्यूबुलर फ्लूइड, इस मतलब ये आयंस को एक्सचेंज करके ये एसिड और बेस का भी जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ अबनॉर्मल प्रोडक्ट, ड्रग, एक्सेस ऑफ वाइटामिन्स, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, अल्कोहल, जो भी फर्जी की चीज़ें हैं वो भी किडनी क्या कर देती है, हमारी बॉडी से उसको रिमूव आउट कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां क्या हैं। तो सबसे पहला है यूरीमिया। ठीक है, यूरीमिया में क्या होता है, यूरिया इन ब्लड, तो इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड, मतलब आपके ब्लड में जो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है हिमेटूरिया, तो ब्लड सेल्स इन यूरिन। इन दिस डिजीज़ ब्लड इज़ पास्ड इन द यूरिन, मतलब जब आप यूरिनेट करते हो तो उसमें ब्लड भी निकलता है। सो दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड हिमेटेरिया। दिस मे बी कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन हो जाता है या किडनी स्टोन है या किसी तरह के टॉक्सिन्स हैं जो किसी फीवर या किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके वजह से यूरिनेशन में ब्लड पास होता है, जिसको हम हिमेटेरिया डिजीज़ के नाम से जानते हैं। फिर है ग्लाइकोसूरिया या फिर ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोज इन यूरिन। तो ये वो कंडीशन है जब यूरिन में ग्लूकोज निकलने लगता है, क्योंकि जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो जो डायबिटिक जिनको डायबिटीज़ होती है उनके साथ यही होता है कि उनके यूरिन में ग्लूकोज भी पास आउट होने लगता है। फिर उसके बाद है स्टोन फॉर्मेशन। तो स्टोन्स क्यों होते हैं, जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता है या एक्यूमुलेशन हो जाता है कैल्शियम क्रिस्टल, डिफरेंट क्रिस्टल्स का, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, इन सब का, तो उसकी वजह से हमारी किडनी में स्टोन बन जाते हैं। किडनी फेलियर इन्फेक्शन के वजह से होता है एंड अल्कोहल जो लोग पीते हैं उनके उसके वजह से होता है एंड स्टोन की वजह से भी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। पाइल पिगमेंट्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है
जो बाइल पिगमेंट है वो यूरिन में आने लगता है, उसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है। जैसे जब जॉइंटिस वगैरह है या हेपेटाइटिस है या लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके यूरिन में जो बाइल जूस है वो रिलीज़ आउट होने लगता है। तो जनरली जब जॉइंटिस वगैरह होता है तो स्किन वगैरह भी एकदम येलो हो जाती है, तो यूरिन भी एकदम येलो सिक्रीट होता है, राइट, एक्सक्रीट होता है। फिर है नेफ्रिटिस। नेफ्रिटिस क्या है? एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें किडनी आपकी पूरी मतलब बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाती है। एंड ये एक तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है जिसके वजह से यूरेमिया भी हो जाता है, मतलब यूरिया जो है ब्लड में वो भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद फाइलोनेफ्रिटिस है। ये इसमें क्या होता है कि जो पेल्विस रीजन होता है किडनी का उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड इट लीड्स टू द अदर पार्ट ऑफ द किडनी ऑल्सो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं। जब आप हायर एजुकेशन में मतलब डॉक्टरी की फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के कई सारे डिजीज़ के नेम याद करने होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डायलिसिस क्या है और आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। तो द ब्लड ऑफ अ पेशेंट हुज किडनी आर कम्प्लीटली डैमेज। अब देखो, जिनकी किडनी पूरी ख़राब हो जाती हैं उनका खून कैसे छाना जाता है? तो उनकी बॉडी से खून को निकाला जाता है और आर्टिफिशियल मशीन में डाला जाता है, फिर वो वहाँ छनता है, फिर वो वापस से पर्सन की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस की मशीन होती है जिसको डायलाइज़र बोला जाता है। ये क्या करता है? यूरिया और जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट होता है ब्लड में से उसको निकाल देता है। इसको हम इसीलिए आर्टिफिशियल किडनी या फिर किडनी मशीन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी एक सेलोफियन ट्यूब्स होते हैं उसकी बनी हुई होती है, सस्पेंडेड इन द सर्कुलेटिंग बाथ फ्लूइड दैट इज़ आइडेंटिकल टू द नॉर्मल ब्लड बट विदाउट यूरिया। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी सेलोफियन ट्यूब की बनी होती है और इस तरह से जैसे एक सेकेंड। अब देखो, इसमें होता क्या है कि सेलोफेन ट्यूब्स होते हैं पतले पतले, और वो ट्यूब्स जो होते हैं वो एक बाथ फ्लूइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे पिक्चर में चैम्बर जैसा नज़र आ रहा है ना, तो ये एक तरह से बाथ फ्लूइड होता है और वो किसकी तरह होता है? जैसे नॉर्मल ब्लड होता है उसी के जैसा होता है और उसमें यूरिया नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो रेडियल वेन है, मतलब जो पर्सन है उसके पेशेंट की वेन से ब्लड निकाला जाता है, उसको सेलोफिन ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं और फिर वो उस पाथ टब जो सर्कुलेटिंग बाथ फ्लूइड है उसमें जाता है। सो द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पम्प्ड इनटू द सेलोफिन ट्यूब। यहाँ से ये क्या हुआ? निकाला जा रहा है, फिर ये सेलोफिन ट्यूब में जा रहा है। उसके बाद दूसरी वाली जब ये पूरा फिल्टर्ड हो जाता है इस पूरी मशीन से गुजर करके, फिर वो बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज टू द सेलोफिन ट्यूब इनटू द बाथ फ्लूइड। तो बाथ फ्लूइड में क्या होता है? जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिफ्यूज़ आउट कर जाती हैं एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ये सारी चीज़ें बाथ फ्लूइड में चली जाती हैं। फ्रॉम ब्लड इंटू द बाथ फ्लूइड, मतलब ब्लड से बाथ फ्लूइड में चली जाती है। द प्योरीफाइड ब्लड पासिस इनटू द बॉडी थ्रू द वेन। फिर जो साफ ब्लड है अब वो वापस से बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। हाउ डू किडनी हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन? तो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करके ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती हैं। यूरिन ज़्यादा गर्मियों में कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से ज़्यादा पसीना निकल चुका होता है, वाटर का लॉस हो चुका होता है, तो यूरिन कैसा होता है? थिक होता है। यूरेमिया का मतलब क्या है? यूरेमिया का मतलब है कि जब आपके ब्लड में यूरिन ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। डायबिटीज़ इंसिपिडस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? जो एडीएच हार्मोन है वो कम हो जाता है, अर्जेंट नीड होती है आपको यूरिनेशन की, थर्स्ट, फटीग, डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। एंड आर्टिफिशियल किडनी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही, जो डायलाइजर्स हैं वो हैं आपके आर्टिफिशियल किडनी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे हो गया है समाप्त। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं और आप ये चाहते हो कि मैं आगे के चैप्टर्स भी इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बना दूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू पीपल आर वाचिंग द वीडियोस then only I am going to proceed further, otherwise not. So just let me know if these videos are helpful
are helping you and you want such more videos, then please comment section में comment करिए and अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।